हाय एवरीवन। मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में हम जेई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में टोटल 10 पेपर हुए थे और उन 10 पेपर में जो भी क्वेश्चंस क्लास 11th के चैप्टर ग्रेविटेशन से थे, आज हम इस क्लास में उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टोटल इस चैप्टर से 8 क्वेश्चंस आए थे और उन 8 क्वेश्चंस को आज की क्लास में मैं आपको सॉल्व करना सिखाने जा रहा हूं। मैं उन 8 सवाल को आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस क्लास के दौरान आप इस चैप्टर के हर कोर कॉन्सेप्ट को सीख जाएं, आपको हर वो छोटी मोटी बातें पता चल जाएं जिसको आपको जानना जरूरी है। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि इस पर्टिकुलर क्लास को अटेंड करने के दौरान जो भी आप समय डिवोट करेंगे, जो भी आप समय देंगे, वो समय आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लाए। आप उस समय के थ्रू आपकी मंजिल के थोड़े और करीब पहुंचे। आपके लिए ये क्लास बहुत बेनिफिशियल हो, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और इसी कोशिश के साथ शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है वो 22 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन है, ए स्मॉल पॉइंट ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर O of a big uniform solid sphere of mass capital M and radius capital R. The gravitational force on small m due to capital M is F1. A spherical part of radius r by 3 is removed from the big sphere as shown in the figure, and gravitational force on small m due to the remaining part of m is found to be F2. The value of ratio F1 is to F2 is. ऑल राइट, देखिए मैं आपको सवाल समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैपिटल M मास की हमारे पास स्फीयर है जिसकी रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है कैपिटल R। एक कैपिटल M मास की सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस हमें कैपिटल R गिवन है। इसके सेंटर O से 2r के डिस्टेंस पे एक स्मॉल m मास के पार्टिकल को रख दिया गया है और कहता है कि इस स्फीयर ने इस पार्टिकल पे जो फोर्स एग्जर्ट किया, जो फोर्स अप्लाई किया है, उस फोर्स की वैल्यू F1 है, ऐसा हमें कहा गया है ना। उस फोर्स की वैल्यू हमें F1 गिवन है। अब कहता है कि ड्राइंग को देख करके हमको ये कह रहा है कि इस सॉलिड स्फीयर से एक r/3 रेडियस वाले पोर्शन को, एक स्फेरिकल पोर्शन को रिमूव कर दिया गया है और उस स्फेरिकल पोर्शन की रेडियस कितनी गिवन है हमें, उसकी रेडियस हमें गिवन है r/3। तो कहता है कि r/3 रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर को इस ओरिजिनल स्फीयर से रिमूव कर दिया गया है। और ड्राइंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये रिमूव्ड पार्ट है ना। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये रिमूव्ड पार्ट है। तो इस पार्ट को रिमूव कर दिया गया और रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग था हमारा पार्ट, जो रिमेनिंग हमारी स्फीयर बचती है, उसने इस पार्टिकल पे जो फोर्स एग्जर्ट किया, उस फोर्स की वैल्यू हमें कहा है F2। तो कहता है कि F1 इज टू F2 कितना होगा बताओ। ठीक, मेरे ख्याल से आप सवाल तो समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा और उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर आप समझते हैं तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और सॉल्व करना आपको बिल्कुल आ जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है। और ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में हमारे पास एक स्मॉल m मास का पार्टिकल है सपोज यहाँ पर, और इसके सराउंडिंग में कुछ पार्टिकल्स और हैं, से 3 पार्टिकल्स हैं, और उसमें एक पार्टिकल का मास को मैं m1 मान लेता हूँ, दूसरे पार्टिकल के मास को मैं m2 मान लेता हूँ, एंड एक थर्ड पार्टिकल के मास को मैं m3 मान लेता हूँ, है ना। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर टोटल 4 पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक का मास m है एंड बाकी तीनों का मास m1, m2, m3 है। मेरा क्या इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं इस m मास के पार्टिकल पे नेट फोर्स फाइंड करना चाहता हूँ जो इन तीनों ने मिल करके लगाया होगा, है ना। अब अगर मैं इस पार्टिकल पे मल्टी पार्टिकल सिस्टम से डेवलप होने वाले फोर्स को फाइंड करना चाहता हूँ, इन दैट केस आई नीड टू यूज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी 2 पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन के दौरान जिस भी फोर्स का डेवलपमेंट होगा वो सराउंडिंग में प्रेजेंट अदर मासेस से
बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, बिल्कुल भी बदलेगा नहीं, बिल्कुल भी उसमें चेंज नहीं आएगा। दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन अदर पार्टिकल के प्रेजेंस से या एब्सेंस से नहीं बदलता। दो पार्टिकल्स जो भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो भी दो मासेस के बीच में, कहना चाहिए जो भी दो मासेस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, वो अदर मासेस के प्रेजेंस या एब्सेंस से बिल्कुल नहीं बदलता। इसका ये मतलब है कि m1 ने m पे जो भी फोर्स एग्जिट किया है इनके प्रेजेंस में, अगर ये न होते तो भी वो उतना ही फोर्स एग्जिट किया हुआ होता। m2 ने m पे जिस भी फोर्स का डेवलपमेंट किया है इनके प्रेजेंस में, अगर m1 एंड m3 न होते तो तब भी वो उतना ही फोर्स एग्जिट कर रहा होता। एंड m3 ने m पे जो फोर्स एग्जिट किया है m1 एंड m2 के प्रेजेंस में, ये दोनों न होते तो भी m3 m पे उतना ही फोर्स एग्जिट कर रहा होता। मतलब m1 का m के साथ इंटरेक्शन, m2 का m के साथ इंटरेक्शन एंड m3 का m के साथ इंटरेक्शन इंडिपेंडेंटली होता रहता है, ये इंडिपेंडेंटली हो रहा है। अब मैं ये मानता हूं कि अब अगर मुझको इस m पे नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा? तो अगर मुझे इस m पे नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो डेफिनेटली मुझे m1 से m पे लगने वाला फोर्स, m2 से m पे लगने वाले फोर्स एंड m3 से m पे लगने वाले फोर्स को इंडिपेंडेंटली फाइंड कर लेना चाहिए और उन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम कर देना चाहिए। और यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो मान लेते m1 ने m पे जो फोर्स एग्जिट किया है उसे मैं f1 मान लेता हूं। एट्रैक्टिव इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एट्रैक्टिव नेचर का होता है। अब मान लेते हैं m2 ने m पे जो फोर्स एग्जिट किया है इस फोर्स को मैं f2 मान लेता हूं एंड m3 ने m पे जो फोर्स एग्जिट किया है इसे मैं मान लेता हूं f3। तो यहां पर m1 m2 m3 ने f1 f2 f3 फोर्सेस एग्जिट किए हैं m पे। अब जो इस m पे नेट फोर्स होगा उस नेट फोर्स को अगर मैं f से शो करूं, दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ f1 f2 एंड f3। और इस तरह से हमको इस स्मॉल m पे नेट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी और इसी प्रिंसिपल को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह रहे हैं। इतनी बात पहले तो आपको समझनी चाहिए। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो अब आपको समझने की जरूरत है। अब अगर मान लेते इन 3 पार्टिकल्स की जगह पे अगर 4 पार्टिकल्स होते तो क्या होता? अगर मान लेते एक और पार्टिकल m4 भी इस सिस्टम में शामिल होता तो क्या होता? तो डेफिनेटली m4 से डेवलप होने वाले फोर्स को भी मुझको यहां पर क्या करना होता? इंक्लूड करना होता। अगर मान लेते मेरे सिस्टम में m1 m2 m3 के अलावा m4 एक और पार्टिकल होता जो m पे फोर्स अप्लाई कर सकता होता, अगर मान लेते, तब उस केस में डेफिनेटली इस एक्सप्रेशन में मुझे क्या करना होगा? f4 को भी शामिल करना होगा। तो अगर एक पार्टिकल के ऐड होने से अगर इस एक्सप्रेशन में उस पार्टिकल से डेवलप होने वाले फोर्स को भी अगर मुझे शामिल करने की जरूरत है, तो फिर अगर मैं सिस्टम से किसी पार्टिकल को निकाल दूं तो उसके फोर्स को भी मुझे माइनस करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? है ना? बिल्कुल ये बात समझा जा सकता है कि अगर मैं इस सिस्टम में m4 को शामिल कर दूं तो मेरे इस एक्सप्रेशन में अगर मुझे f4 को भी शामिल करना पड़ेगा क्योंकि उसका भी तो इंटरेक्शन है, उसने भी तो फोर्स एग्जिट किया है। तो अगर किसी पार्टिकल को सिस्टम में आप ऐड कर रहे हैं तो उसके फोर्स को भी अगर आपने ऐड किया है, तो अगर मैं सिस्टम से मान लेते m2 को रिमूव कर देता तो मुझको f2 को भी तो हटा देना चाहिए। अगर मैं m1 को रिमूव कर दूं सिस्टम से तो मुझे m1 से डेवलप होने वाले फोर्स f1 को भी हटा देना चाहिए। तो यही हमको समझने की यहाँ पर जरूरत है कि अगर सिस्टम में मास का एडिशन हो रहा है तब उस मास से डेवलप होने वाले फोर्स को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? शामिल करना पड़ेगा नेट फोर्स फाइंड करने के दौरान। लेकिन अगर सिस्टम से अगर मैं किसी पार्ट को हटा रहा हूं तो उससे डेवलप होने वाले फोर्स को भी मुझे हटा देना चाहिए। और इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, इस पूरी स्फीयर ने इस पार्टिकल पे जो फोर्स अप्लाई किया था वो है F1। अब जब इस पार्ट को हमने काट के बाहर कर दिया तो रिमेनिंग पार्ट ने जो फोर्स अप्लाई किया वो कितना किया? F2। तो अब हम F2 को निकाल कैसे सकते हैं मैं बताता हूं। F2 को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इस पार्ट ने जितना भी फोर्स इस पार्टिकल पे लगाया होगा उस फोर्स को मुझे F1 से माइनस कर देना चाहिए। F1 क्या है? जो इस पूरी स्फीयर ने पार्टिकल पे फोर्स लगाया है, ये F1 है। अब अगर मैं उस फोर्स से F1 से अगर मैं इस रिमूव्ड पार्ट के फोर्स को माइनस कर दूं तो रिमेनिंग पार्ट का फोर्स मिल जाएगा, मुझे F2 मिल जाएगा। और एक बार मुझे F2 मिल जाए तो बात बन जाए, है ना? और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आगे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, देखिएगा। तो हमें जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक r रेडियस की स्फीयर है, इससे
2r के डिस्टेंस पे हमने एक स्मॉल m मास के पार्टिकल को रखा था। ये डिस्टेंस हमें 2r गिवन है। स्फीयर का सेंटर हमें O बताया गया है एंड जो पार्ट हमने रिमूव किया था उसकी रेडियस हमें बताई गई है r/3। इस पार्ट की जो रेडियस है वो कितनी है हमारी, इट इज इक्वल टू r/3। इसकी रेडियस की वैल्यू हमें r/3 गिवन है और हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखिए मैं करता हूँ, एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा और काफी मजेदार इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको मजा आएगा। देखिए आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मास टाइम्स ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ना। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ सुनिएगा ध्यान से। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस फोर्स की वैल्यू मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। यहां पर मैं फोर्स किस पे फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं इस पार्टिकल जिसका मास हमें स्मॉल m गिवन है, मैं इस पार्टिकल पे फोर्स फाइंड करना चाहता हूं। तो मुझको इस पार्टिकल के मास से उस फील्ड को मल्टीप्लाई करना होगा जो फील्ड हमारे इस स्फीयर ने या सेकेंड केस में जो रिमेनिंग पार्ट ने डेवलप किया होगा, है ना। आपको मैं फिर से समझा दूं कि आपको अगर ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करने के लिए जिस पार्टिकल पे भी आपको फोर्स फाइंड करना हो उस पार्टिकल के मास से आपको उस पार्टिकल की जगह पे जो भी फील्ड होगी, जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड की नेट वैल्यू होगी उसे मल्टीप्लाई कर देना होगा और उससे फाइनली आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये तरीका होता है। अब ये जो पार्टिकल है जो आप देख रहे हैं ये हमारे स्फीयर के बाहर है। आपको मैं बताना चाहूंगा अगर मैं स्मॉल आर से अगर मैं डिस्टेंसेस को शो करूं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तब स्मॉल आर की वैल्यू अगर कैपिटल आर से कम हो मतलब मैं स्फीयर के इनसाइड हूं, इक्वल हो तो मैं सरफेस पे हूं और अगर ग्रेटर हो तो मैं सरफेस के बाहर हूं, है ना। तो स्मॉल आर जो है हमारा, मान लेते इस स्फीयर के सेंटर से एक पर्टिकुलर पॉइंट की दूरी को शो कर रहा है और अगर वो दूरी कैपिटल आर से छोटी है ना, ये कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर हमारी स्फीयर की रेडियस है और मान लो स्मॉल आर एक पॉइंट की दूरी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड स्मॉल आर इज से लेस देन कैपिटल आर। इन दैट केस जो फील्ड हमारी एक सॉलिड स्फीयर फॉर्म करती है उसे फाइंड करने का फॉर्मूला होता है gm इंटू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब और आपको बिल्कुल ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। नाउ अगर आपको सरफेस पे फील्ड की रिक्वायरमेंट हो तो स्मॉल आर की जगह में आपको कैपिटल आर कर देना चाहिए इस एक्सप्रेशन में। एक्चुअली अगर आप सरफेस पे हो तो ऑब्वियस बात है स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर की इक्वल हो जाएगी एंड इन दैट केस फील्ड विल बिकम gm अपॉन आर स्क्वायर। और अगर आपको आउटसाइड पॉइंट के लिए फील्ड फाइंड करनी हो तो आउटसाइड पॉइंट के लिए आप डेफिनेटली स्मॉल आर को मोर देन ग्रेटर कैपिटल आर बताएंगे एंड इन दैट केस जो हमारी फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है gm अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। एंड आपको ये तीनों ही एक्सप्रेशंस बिल्कुल पता होने चाहिए, है ना। सो अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है तो फील्ड होती है gmr अपॉन आर क्यूब, इक्वल के लिए gm बाई आर स्क्वायर हमारी फील्ड की वैल्यू हो जाएगी एंड अगर स्मॉल आर कैपिटल आर से ग्रेटर हो इन दैट केस फील्ड होता है gm अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर और आपको बिल्कुल ये तीन एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए। अब मैं बात करता हूँ f1 की, तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मुझको स्मॉल m से फील्ड को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए और क्योंकि मेरा पार्टिकल स्फीयर के सेंटर से 2r के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है तो मेरा ये डेफिनेटली केस बनेगा क्योंकि मेरा पार्टिकल इस स्फीयर के बाहर है तो बाहर के लिए तो मुझे डेफिनेटली इस फॉर्मूले से फील्ड फाइंड करना पड़ेगा, है कि नहीं। और नाउ यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू मुझे 2r लिख देनी चाहिए और उस हिसाब से मेरा फील्ड का फॉर्मूला या एक्सप्रेशन बन जाएगा gm अपॉन यहाँ पर मुझे लिख देना चाहिए 2r का स्क्वायर। तो फाइनली f1 का एक्सप्रेशन बन गया gmm अपॉन 4r स्क्वायर एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। मुझे f1 मिल चुका है, ठीक। अब एक काम करता हूं, इस रिमूव्ड पार्ट ने इस पार्टिकल पे जो फोर्स अप्लाई किया है उस फोर्स को मैं मान के चलता हूं f डैश। कितना मान के चलते हैं अपन, f डैश मान करके चलते हैं, तब f डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको बताना है। तो अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को यूज कर रहा हूं तो क्योंकि इस रिमूव्ड पार्ट के लिए इस पार्टिकल पे मैं फोर्स फाइंड करना चाहता हूं f डैश और क्योंकि ये पार्टिकल अगेन इस रिमूव्ड पार्ट के सरफेस के बाहर ही है तो फाइनली मेरा अगेन यही केस बनेगा। तो नाउ f डैश के लिए यहां पर मुझे करना पड़ेगा m मल्टीप्लाइड बाय, अब मुझे फील्ड फाइंड करनी है जो इस रिमूव्ड पार्ट ने इस पार्टिकल की पोजीशन पे फॉर्म की होगी। तो नाउ आप सुनना ध्यान से,
इस हमारी स्फीयर की जो रेडियस है कैपिटल आर है, हाँ ना, ये रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। नाउ सेंटर से लेकर के इस पार्टिकल की दूरी 2r है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ऑब्वियस आंसर होगा 2r माइनस आर। 2r से अगर मैं r को माइनस कर दूं तो r बचेगा। अब इस रिमूव्ड स्फीयर के रेडियस की वैल्यू हमें r/3 गिवन है, ये जो रेडियस हमें गिवन थी r/3 गिवन थी, तो इस रिमूव्ड स्फीयर के सेंटर से इस पार्टिकल की दूरी कितनी हो जाएगी, इट विल बी r/3 प्लस r दैट इक्वल्स टू 4r/3। और अगर मैं अब फील्ड का एक्सप्रेशन लिखूं f डैश के लिए, तो डेफिनेटली इस फॉर्मूले को मुझे यूज करना है, तो मुझे यूज करना पड़ेगा g। यहां पर इस रिमूव्ड पार्ट के मास को भी मुझे लेना होगा, इस रिमूव्ड स्फीयर के मास को एक बार के लिए मैं m डैश मान लेता हूं, और मैं m डैश की वैल्यू भी आपको निकालना सिखा दूंगा और हम उसे पुट करेंगे अपॉन, जहां तक सवाल डिस्टेंस का है तो डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी r/3 प्लस r। हमें स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस लेना होता है, तो r/3 प्लस r हो जाएगा 4r/3, और स्क्वायर तो मेरे फॉर्मूले का पार्ट है। यहां तक मैं समझता हूं बातें क्लियर हैं। अब m डैश की वैल्यू मुझे फाइंड करनी चाहिए, तो m डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं बिल्कुल यूनिटरी मेथड को यूज कर सकता हूं। यूनिटरी मेथड हम डेफिनेटली फिजिक्स के बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करते हैं। अब ये यूनिटरी मेथड क्या है, तो देखिए टोटल मास कितना है, टोटल मास है m। अब अगर इस मास से मैं टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो पूरी स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, पूरी स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस एक्सप्रेशन से मुझे मिला मास पर यूनिट वॉल्यूम, मुझे मिला मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम का 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का जो मास है वो इतना है। तो अगर 2 मीटर क्यूब होगा तो इंटू 2 करेंगे, 3 मीटर क्यूब होगा तो इंटू 3 करेंगे, 4 मीटर क्यूब होगा तो इंटू 4 करेंगे। तो देख लेते हैं ना भैया, इसका कितना वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई कर दो और उससे आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, m डैश मिल जाएगा। सो m डैश विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द रिमूव्ड पार्ट, और इसकी वॉल्यूम अगेन कितनी हो जाएगी 4/3 पाई, और इसकी रेडियस हमें r/3 गिवन थी। सो r/3 का मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। सो r/3 का क्यूब करूंगा तो हो जाएगा r क्यूब अपॉन 27। तो फाइनली 4/3 पाई r क्यूब कैंसिल हो रहा है, तो m अपॉन 27 यहां पर बचने वाला है। अब मैं फाइनली f डैश की एक्सप्रेशन को ऑब्टेन कर लूंगा। सो f डैश विल बी इक्वल टू, इंप्लाइज दैट f डैश विल बी इक्वल टू नाउ स्मॉल m g इंटू m डैश, दैट इज m अपॉन 27। अब मुझे 4r/3 का स्क्वायर करना है, सो 4 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16, r स्क्वायर अपनी जगह पर है, 3 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9, जो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर की तरफ चला जाएगा। नाउ 9 अपॉन 27 को मैं लिख सकता हूं 1/3, हम जानते हैं 9 3 जा 27 होता है, एंड 3 इंटू अगर मैं 16 करूं तो डेफिनेटली मुझे मिलने वाला है 48। सो फाइनली ये हो गया g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 48 r स्क्वायर, और एक किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई f डैश की। अब मैं सवाल आपसे ये है, अब आप ये बताएंगे f2 कितना होगा फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू आप डेफिनेटली f2 की वैल्यू आप बता सकते हैं। मैंने आपको काफी डिटेल में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझाया है ना। मैंने कहा था कि अगर सिस्टम में मासेस को अगर आप और शामिल करते हो तो किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स फाइंड करने के लिए उन मासेस से डेवलप होने वाले फोर्स को भी आपको शामिल करना पड़ेगा, और उनको भी शामिल करके आपको वेक्टर्स में लेना होगा। एंड सिमिलर वे में अगर आप मासेस कम करते जाते हो तो उनसे एग्जिट होने वाले फोर्स को आपको माइनस भी करना होगा। और इसीलिए अगर मुझे F2 निकालना है तो F2 निकालने के लिए जो F1 था, F1 क्या था, जो पूरी स्फीयर ने इस पार्टिकल पे फोर्स लगाया था, उस फोर्स के एक्सप्रेशन से अगर मैं इस रिमूव्ड पार्ट के फोर्स को माइनस कर दूं तो मुझको रिमेनिंग पार्ट का फोर्स मिलेगा, जो कि हमारे सवाल के हिसाब से कौन था, F2 था। सो डेफिनेटली F2 इज F1 माइनस व्हाट, F1 माइनस F डैश, दैट इक्वल्स टू। अब अगर आप देखेंगे तो F1 की वैल्यू कितनी है, इट इज जी एम एम अपॉन 4r स्क्वायर। अब एक काम कर सकता हूं मैं, अगर आप समझें, मैं 48 को 4 इंटू 12 लिख सकता हूं, हाँ कि नहीं, 4 इंटू 12 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। नाउ जी एम एम बाई 4r स्क्वायर को मैं मान लेता हूं F1, तो यहां पर मैं F1 लिख सकता हूं,
डिवाइडेड बाय नीचे कितना बचा मेरा 4 तो चला जा चुका है 48 से, तो बचा 12। तो मैं डेफिनेटली एफ डैश की वैल्यू को f1 अपॉन 12 लिख सकता हूं। एंड फाइनली अब अगर मैं f1 माइनस एफ डैश करना चाहता हूं तो f डैश की वैल्यू आ गई f1 अपॉन 12। एंड फाइनली अगर मैं इन दोनों टर्म्स को माइनस करूं, इट इज कमिंग टू बी 11f1 अपॉन 12 एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या बोला था बताइए, मुझे फाइंड करने को बोला था कि f1 अपॉन f2 की वैल्यू क्या होगी। देखिए f1 ठीक है, f1 अपॉन f2 की वैल्यू पूछी गई थी। f2 की वैल्यू आप याद रखिए कितनी आ रही है मेरी, f2 की वैल्यू आ रही 11 f1 अपॉन 12। अब इस सवाल की तरफ लौटता हूं। हमको f1 अपॉन f2 की वैल्यू पूछी गई थी। अब मेरी f2 की वैल्यू आई 11 f1 अपॉन 12। सो फाइनली अगर मैं आपसे ये पूछूं f1 अपॉन f2 कितना होगा तो क्या जवाब देंगे। f1 अपॉन f2 के लिए मुझको वैल्यू मिलने वाली 12 अपॉन 11, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 12:11 के साथ मैं जाऊंगा। मैं ऑप्शन 3 को चूज करूंगा एंड ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है, एकदम परफेक्ट आंसर है ना। मैंने हर क्वेश्चन को समझाने के दौरान मैंने पहले ही आंसर यहाँ पर लिख दिया है। आप बिल्कुल इन आंसर पे फेथ रख सकते हैं, एकदम करेक्ट आंसर है जो एनटी ने दी है और एकदम परफेक्ट आंसर है। तो जो भी मैं सवाल यहाँ पर आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आए थे एक्चुअल में हमारे जेईई के पेपर में, उन क्वेश्चंस के साथ मैंने आंसर को भी लिखा हुआ है। ये इसलिए ताकि आप लोग भी डेफिनेटली क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने स्किल को चेक कर सकते हैं कि आप कितने स्किल्ड हैं, है ना। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 है, और मैं समझता हूँ कि पहला सवाल आपने अच्छे ढंग से सीखा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज 9 times closer to the earth than the moon, what is the time period of rotation of the satellite? Given rotational time period of moon is 27 days and gravitational attraction between the satellite and the moon is neglected. All right, देखिए आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा सवाल है। और देखिए होता क्या है ना कि जो फिजिक्स है इसमें काफ़ी चैप्टर्स हैं, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जनरली जब आप सवाल को देखते हैं तो आपका दिमाग क्लिक नहीं करता कि भाई सवाल है तो किस टॉपिक का, किस थ्योरी के थ्रू, किस लॉ के थ्रू मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। जनरली हमें ध्यान नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम उतने प्रॉपर ढंग से रिविजन नहीं किए हुए होते हैं। तो देखिए अगर आपको फिजिक्स में एक अच्छी कमांड हासिल करनी है, अगर आपको फिजिक्स में बहुत बेहतर करना है, तो आपको डेफिनेटली काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी। आपको बार बार फॉर्मूले को, लॉज को रिवाइज करते रहना होगा, आपको टाइम डिवोट करना होगा। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि क्विकली आपको फिजिक्स सिखाई जा सके। फिजिक्स में कमांड आने में समय लगता है। फिजिक्स को सीखने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको डेफिनेटली समय डिवोट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी थिंकिंग एबिलिटी ग्रो करनी होती है। आपको सोचने आना चाहिए, आपको सवाल को समझने आना चाहिए, आपको मैथमेटिकली स्किल्डफुल होना होगा, तब जाकर के आप फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। और इसीलिए फिजिक्स एक टाइम डिमांडिंग सब्जेक्ट है जो आपको समझना चाहिए। और इसीलिए आप फिजिक्स में जब सालों समय देते हैं, मतलब 11th-12th में आप काफ़ी समय देते हैं, तब जाकर के आपकी वो कमांड बनती है ना। और इसीलिए फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को कभी भी एग्जाम के जस्ट पहले पढ़ा नहीं जाना चाहिए, इसको शुरुआत से ही पढ़ते रहना चाहिए, तब जाकर के आप एक अच्छी कमांड गेन करते हैं, है ना। और इसीलिए आप फिजिक्स में मेहनत करिए, आपको डेफिनेटली वो रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं। अब जो ये सवाल की बात है, इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक सैटेलाइट है, अर्थ के चारों तरफ घूम रही है और ये मून के कंपेयर में 9 times क्लोजर है। तो कहता है कि उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा, जहां पर मून के टाइम पीरियड की वैल्यू 27 डेज है, और 27 डेज 27.3 डेज होती है, बट ठीक है, राउंड फिगर यहाँ पर हमें 27 डेज गिवन है। अब सोचिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से लॉ की हमें हेल्प लेनी चाहिए। देखिए आंसर काफ़ी आसान है। आंसर आपको ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको केपलर्स थर्ड लॉ की हेल्प लेनी चाहिए। केपलर्स ने 3 लॉ दिए थे, केपलर ने 3 लॉ दिए थे, और तीनों में से जो थर्ड लॉ है वो लॉ ऑफ टाइम पीरियड ही कहलाता है। और लॉ कहता है कि जो किसी भी सैटेलाइट का या फिर प्लैनेट का, अगर सैटेलाइट है तो किसी प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा होगा, कोई प्लैनेट है
तो सन के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन सैटेलाइट से रिलेटेड है तो मैं सैटेलाइट नाम लेकर के ही लॉ को समझाता हूँ। जिस तरह से लॉ सन सैटेलाइट्स जिस तरह से लॉ सन प्लैनेट सिस्टम के लिए वैलिड है, एग्जैक्टली सिमिलर वे में जो लॉ होते हैं वो प्लैनेट सैटेलाइट सिस्टम के लिए भी वैलिड होता है ना। जिस तरह से लॉ को आप सन एंड किसी प्लैनेट के लिए यूज करते हैं, एग्जैक्टली आप सिमिलर वे में लॉ को प्लैनेट एंड सैटेलाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाउ केपलर्स थर्ड लॉ कहता है कि किसी भी सैटेलाइट के प्लैनेट के अराउंड घूमने के दौरान उसके टाइम पीरियड के स्क्वायर की वैल्यू उसके डिस्टेंस के क्यूब के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। आप बिल्कुल इस तरह से कह सकते हैं। जनरली केपलर ने जब डिफाइन किया था उसने प्लैनेट सिस्टम के लिए मीन्स सन प्लैनेट सिस्टम के लिए डिफाइन किया था, हम एग्जैक्टली सिमिलर वे में सैटेलाइट प्लैनेट सिस्टम के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए डेफिनेटली हमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं कांस्टेंट को के से शो कर देता हूं, आर क्यूब अपनी जगह पर है। कभी कभार हमें इस कांस्टेंट के की वैल्यू भी पूछी जाती है कि के की वैल्यू क्या है बताओ, तो मैं बस बता देना चाहता हूं, आप लोग बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा। जो के की वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, ये हमारे कांस्टेंट की वैल्यू होती है। यहाँ पर अगर हमारा अर्थ सैटेलाइट सिस्टम है तो यहाँ पर जो कैपिटल एम है इट विल बी द मास ऑफ द अर्थ, और आपको ये एक्सप्रेशन को याद रख लेना चाहिए, कभी कभार पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान रहना चाहिए। बट मैं कांस्टेंट के साथ चलता हूँ आगे। तो अगर मैं मून और जो गिवन सैटेलाइट है उन दोनों की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं इसे T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। इंप्लाइज दैट सब्सक्रिप्ट 1 मैं सैटेलाइट के लिए ले लेता हूं एंड सब्सक्रिप्ट 2 मैं मून के लिए ले लेता हूं, है ना। तो मुझको T1 की वैल्यू बतानी, मुझे बताना है टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द सैटेलाइट। मैं T1 फाइंड करना चाहता हूं, तो T1 स्क्वायर अपॉन, अब T2 हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा किसका, T2 टाइम पीरियड हो जाएगा हमारे मून का, जो कि गिवन कितना है 27। तो यहाँ पर 27 का स्क्वायर कर देता हूं इक्वल टू। नाउ अब हमें बोल रहा है कि जो हमारा सैटेलाइट है वो अर्थ से 9 टाइम्स क्लोजर है। अब अगर मैं मान लेते कि सैटेलाइट के डिस्टेंस को अर्थ से r मान लेता हूं तो यहां पर ये r क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि सैटेलाइट अर्थ से मून के कंपेयर में 9 टाइम्स क्लोजर है तो मैं बिल्कुल ऐसा भी कह सकता हूं कि जो मून है वो सैटेलाइट के कंपैरिजन में 9 टाइम्स ज्यादा दूरी पे है। तो उस हिसाब से R2 की वैल्यू को मैं 9r लिख सकता हूं। ट्रू और नॉट? डेफिनेटली 9r से अगर मैं 9 रिड्यूस करूं तो मुझे r ही तो मिलने वाला है, और मुझको यहां पर इसका क्यूब कर देना चाहिए। इंप्लाइज दैट r क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड फाइनली T1 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, सो T1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, नाउ r क्यूब कैंसिल होकर के मेरे पास बचने वाला है 1 अपॉन 9 टू द पावर 3, है ना। मैं यहां लिख सकता हूं 1 अपॉन 9 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर 27 के स्क्वायर को मुझे RHS की तरफ मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो यहां पर मैं 27 स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना चाहता हूं, या कर दिया मैंने। इंप्लाइज दैट T1 फाइंड करना चाहते हैं, तो T1 फाइंड करने के लिए मुझे रूट लेना पड़ेगा। तो 27 के स्क्वायर के रूट की वैल्यू तो 27 ही हो जाएगी डिवाइडेड बाय, अब मुझे 9 टू द पावर 3 का भी रूट करना पड़ेगा। अब 9 के रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 के रूट की वैल्यू हो जाएगी 3, और अब ये पावर 3 बाकी है, एंड 3 टू द पावर 3 की वैल्यू होती है 27। ट्रू और नॉट? है ना। मैं क्या किया आपको समझा देता हूं, 9 टू द पावर 3 था और T1 के लिए मुझे इसका रूट करना था, तो रूट करना मतलब यहां पर पावर जो 3 था उसको मैं 3/2 लिख सकता हूं, रूट का मतलब पावर हाफ होता है। तो 9 का पावर हाफ हो गया 3, 9 का रूट हो गया 3, एंड 3 का पावर 3 हो जाएगा 27। सो फाइनली 27 अपॉन 27 विल बिकम 1, तो इट विल बी 1 डे। और इसीलिए जो हमको गिवन सैटेलाइट हमारी है उसके टाइम पीरियड की वैल्यू 1 दिन होना चाहिए, 1 डे होना चाहिए। मैं ऑप्शन 1 के साथ जाऊंगा, एंड ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट से है। क्वेश्चन है अ सैटेलाइट ऑफ मास m/2 इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट a height of r/3 from the earth's surface. The angular momentum of the satellite is m multiplied by gmr by x, m multiplied by under root gmr by x. The value of x is where m and r are the mass and radius of earth respectively. g is the gravitational constant. ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और हमको ये बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, हमें x की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। ऑल राइट, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर बात हो रही है एंगुलर मोमेंटम की। ठीक, बिल्कुल कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख सकते हैं। अब बस मेरी बातों को सुनना। देखिए, एंगुलर मोमेंटम हम बेसिकली डिफाइन करते हैं L इक्वल्स टू R क्रॉस P। मैं सबसे पहले तो आपको एंगुलर मोमेंटम सिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये सिखा देता हूं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होती है। एंगुलर मोमेंटम को समझते ही क्विकली आप इस सवाल का आंसर दे देंगे, आसान, एकदम इजीली हो जाएगा, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। देखिए सुनिएगा, एक रोटेटिंग बॉडी के मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम बेसिकली अमाउंट ऑफ मोशन को डिफाइन करता है। एक बॉडी का मोमेंटम जितना ज़्यादा होता है हम कहते हैं उसमें उतना मोशन कंटेंट है, उसमें उतना ज़्यादा मोशन है, हम ऐसा कहते हैं। हम इस तरह से क्वालिटेटिवली डिफाइन करते हैं। और मोमेंटम डिपेंड करेगा कि मोशन किस कैटेगरी में आता है। तो अगर ट्रांसलेटरी मोशन है, अगर बॉडी ट्रांसलेट हो रही है, तब हम डिफाइन करते हैं ट्रांसलेशनल मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम, बेसिकली हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं, हम डिफाइन करते हैं लीनियर मोमेंटम। एंड लीनियर मोमेंटम होती है मास इनटू वेलोसिटी। करेक्ट है। सिमिलरली अगर एक बॉडी रोटेट हो रही हो, अगर बॉडी रोटेट हो रही हो, तब उस रोटेटिंग बॉडी के मोमेंटम को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। और इसे फाइंड करने के लिए हम बेसिकली दो फॉर्मूले यूज करते हैं। एक होता है आर क्रॉस पी, जो बेसिकली हम एक पार्टिकल के लिए यूज करते हैं खासकर, और एक और फॉर्मूला है आई इंटू ओमेगा, जो एक रोटेटिंग बॉडी के लिए बेसिकली हम एक बॉडी के लिए बेसिकली अगर हमको आई की जानकारी हो, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जानकारी हो, तब हम आई ओमेगा की मदद से भी एक बॉडी के नेट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को फाइंड करते हैं। आर क्रॉस पी आपको सिस्टम के किसी भी एक पार्टिकल के लिए भी मोमेंटम फाइंड करके दे सकता है, बट जो आई ओमेगा का फॉर्मूला है वो आपके सिस्टम के या फिर रोटेटिंग बॉडी के नेट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है। अब जैसे मान लेते हैं ये पेन है मेरे हाथ में, तो इस पेन को अगर मैं मान लो रोटेट करता हूं, तो इस रोटेटिंग पेन के अगर किसी पार्टिकल के लिए मुझको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना हो, आई विल यूज आर क्रॉस पी। और अगर मुझको इस पूरी की पूरी पेन के लिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना हो, आई विल यूज आई ओमेगा। बहुत सिंपल सी बात है ना। मतलब हर एक पार्टिकल के लिए अगर आप आर क्रॉस पी करते जाएं, तो आपको फाइनली जो एक्सप्रेशन मिलने वाला है वही होता है आई इंटू ओमेगा, है ना। अगर मैं इस रोटेटिंग पेन के हर एक पार्टिकल के लिए आर क्रॉस पी आर क्रॉस पी आर क्रॉस पी करता जाऊं और सबका अगर मैं वेक्टर सम कर दूं, आई विल हैव एन एक्सप्रेशन L इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, जो आपको पहले समझने की जरूरत है। नाउ व्हाट इज R? ये R क्या है? तो R उस पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर है। क्या है? R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। अब हम ये भी जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर के लिए हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए, हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक ऑरिजिन होना चाहिए। तो फिर हम ऑरिजिन कहाँ पर लेंगे? तो ऑरिजिन हम लेते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहाँ पर लेना है हमको? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हमें ऑरिजिन लेना होता है, और उस ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में जो भी हमारी पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम हमें फाइंड करनी होती है, हम उस पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं R, और P उस पार्टिकल की होती है लीनियर मोमेंटम, जो कि मास इनटू वेलोसिटी होती है। मैं आपको एक ड्राइंग के थ्रू समझा देता हूँ, आपको समझना काफ़ी ईजी जाएगा, आपको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा, है ना। अब सोचिएगा, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लेते ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेट अस से दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, एंड मान लो एक पार्टिकल है ये, इसका मास m मान लेते हैं, और ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मान लेते हैं मूव कर रहा है। मतलब इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी v है। अब आगे किसी अदर पॉइंट में क्या होगी वो एक अलग कहानी है, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे
इसकी जो वेलोसिटी वो v है और गिवन डायरेक्शन में है मान लेते। नाउ अब मान लेते ये जो पार्टिकल है किसी एक सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है और उस सिस्टम की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहीं पर है, इस ओरिजिन O से पास कर रही है। अब O से कौन पास कर रही है? O से मेरे सिस्टम की पास कर रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। अब ऐसा मान के चलेंगे कि पॉइंट O कैरीज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैरीज का मतलब ये है दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट O, और वही एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर जो पॉइंट O है ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन बनने वाला है। अब इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पॉइंट P की जो पोजीशन वेक्टर होगी, वही पोजीशन वेक्टर R है। और मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा और आपको याद कर लेना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा पार्टिकल की तरफ होता है। इट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन एंड इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अभी R हो गया मेरा, R तो क्लियर हो गया। P आप जानते हो मास इंटू वेलोसिटी है, आपको सिंपली R क्रॉस P करना है एंड R क्रॉस P करते जो भी आपको आंसर मिल गया दैट इज द एंगुलर मोमेंटम। और मैं बताना चाहूंगा कि अगर हमको L की वैल्यू फाइंड करनी है इट विल बी आर पी साइन थीटा, जहां पर थीटा R एंड P के बीच का एंगल होगा। नाउ तो हम कह रहे थे कि यहां पर जो थीटा है वो R एंड P के बीच का एंगल है, तो डेफिनेटली ये मेरी R का डायरेक्शन है, R मेरा उस तरफ है, मोमेंटम वेलोसिटी की तरफ ही होगा, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल आप देख पा रहे हैं यही हमारा थीटा है। और इस तरह से हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं, जो आपको सीखने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि यहां तक की बातें आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। अब मैं सवाल को एक बार फिर से पढ़ रहा हूं और फिर से समझाता हूं और डायरेक्टली अब अपन आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सैटेलाइट ऑफ मास m/2 इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ r/3 फ्रॉम द अर्थ सरफेस। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट इज दिस मच। एक्स की वैल्यू बतानी है, कैपिटल M कैपिटल R अर्थ का मास एंड रेडियस है, जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। डन। तो चलिए इसको अपन समझते हैं। तो मान लेते ये हमारी अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ। अर्थ का सेंटर यहां पर है, अर्थ की रेडियस की वैल्यू कैपिटल R है, मास की वैल्यू कैपिटल M है। अब कहता है कि इसके सरफेस से r/3 के हाइट पे एक m/2 मास का सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है ना, एक सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा है। और ये जो डॉटेड आप पाथ देख रहे हैं यही हमारे सैटेलाइट का मान लेते कौन है, हमारे सैटेलाइट का ऑर्बिट है। सैटेलाइट का मास m/2 गिवन है, सैटेलाइट की हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ r/3 है, और हमको इसके एंगुलर मोमेंटम के लिए एक एक्सप्रेशन गिवन था। क्या एक्सप्रेशन था? तो आप देख सकते हैं इट इज m मल्टीप्लाइड बाय gm/x। m मल्टीप्लाइड बाय gm/x, और बोलना है हमें, बताना है कि हमारी x की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हैं। अब देखिए जो सैटेलाइट है वो तो रिवॉल्व हो रहा है एंड डेफिनेटली रेवोल्यूशन के दौरान इसके एक ऑर्बिटल स्पीड तो होगी। ऑब्वियस बात है कि सैटेलाइट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ रिवॉल्व होते हैं और उस स्पीड को हम कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। और यहाँ पर मैं ऑर्बिटल स्पीड को v सब्सक्रिप्ट o से शो कर देता हूँ। v नॉट हमारा ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू है। इसका फॉर्मूला भी एक रेडीमेड फॉर्मूला जो मैं यूज करूंगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को। नाउ अब क्योंकि मुझे एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना था तो मैंने कहा था L की वैल्यू आर पी साइन थीटा होता है। नाउ R क्या था फिर से बताएंगे। R क्या था? R था हमारा पोजीशन वेक्टर, किसका? पार्टिकल का। तो यहाँ पर पार्टिकल कौन है? यहाँ पर पार्टिकल है हमारी सैटेलाइट। तो R यहाँ पर होगी सैटेलाइट की पोजीशन वेक्टर, बट पोजीशन वेक्टर के लिए ओरिजिन कहाँ पर लेने को कहा था मैंने? ओरिजिन को मैंने लेने को कहा था ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और आप खुद सोच के बताओ कि इस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है? ऑब्वियसली अर्थ के सेंटर पे है। ये जो हमारा सैटेलाइट घूम रहा है इस ऑर्बिट की जो रेडियस होगी अर्थ के सेंटर पे ही ना आएगी। तो आप मुझको खुद सोच के बताओ ना कि जो पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी, जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ऑब्वियस बात है इट विल बी r + r/3। यस और नो? और इसीलिए
आर की जगह में, स्मॉल आर की जगह में मुझे पुट कर देना चाहिए आर प्लस आर बाई थ्री दैट इक्वल्स टू 4r/3। पहली बात क्लियर हो गई आर को लेकर के। अब पी हमारी मोमेंटम होती है, मोमेंटम होती है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास m/2 है एंड वेलोसिटी की जगह मैं v नॉट फिलहाल लिखता हूँ, उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इंटू साइन थीटा। अब थीटा कितना होगा, तो मैंने कहा था कि पोजीशन वेक्टर हमेशा पार्टिकल की तरफ होती है। बात मैंने काफ़ी डिटेल में कहा था कि जो पोजीशन वेक्टर होती है उसका डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है एंड टुवर्ड्स द पार्टिकल होता है। तो ये मेरा ओरिजिन ओ है ना, अर्थ का सेंटर मेरा ओरिजिन ओ है। तो ओ के रेस्पेक्ट में अगर मैं इस सैटेलाइट की पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर आर हो जाना चाहिए और ये हमारी सैटेलाइट की मोमेंटम पी हो जानी चाहिए। जिस तरफ वेलोसिटी होगी उसी तरफ मोमेंटम होगा और वेलोसिटी हमेशा कर्व्ड पाथ में टेंजेंशियली लिया जाता है। अगर कोई बॉडी कर्व्ड पाथ के अलग मूव कर रही है, अगर किसी बॉडी का पाथ कर्व्ड है, तब उस मूविंग बॉडी के किसी भी पॉइंट में अगर आप वेलोसिटी के डायरेक्शन को जानना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, आपको उस पॉइंट में ड्रॉ करना पड़ेगा एक टेंजेंट। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एक टेंजेंट। और इस पॉइंट में टेंजेंट ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में आना चाहिए। तो अगर मैं कहूं आर एंड पी के बीच में एंगल कितना है, तो बिल्कुल जवाब देंगे कि ये 90 डिग्री है और इसलिए यहां पर थीटा की जगह में मुझे 90 डिग्री पुट कर देना चाहिए और हम जानते हैं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब रह गया वी नॉट की वैल्यू, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड को फाइंड करने का एक रेडीमेड फॉर्मूला है जो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। इट इज √g_m अपॉन स्मॉल आर, जहां पर स्मॉल आर सैटेलाइट की दूरी होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वही हमारी स्मॉल आर होती है और इसीलिए डेफिनेटली मैं कह सकता हूं स्मॉल आर की वैल्यू यहां पर कैपिटल आर प्लस r/3 होनी चाहिए विच इज 4r/3। और बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी कीमत पे आपको ये वी ऑर्बिटल पता होना चाहिए। तो यहां पर आप इसे स्मॉल आर को कैपिटल आर प्लस एच भी लिख सकते हैं। कैपिटल आर आपकी रेडियस हो जाएगी, एच आपकी हाइट हो जाएगी। तो यहां पर जो आप ये r/3 देख रहे हैं ये एक्चुअली एच की वैल्यू है। तो नाउ अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 4/2 को मैं 2 लिख सकता हूं, सो 2/3 rm, वी ऑर्बिटल की वैल्यू हो जाएगी √gm अपॉन स्मॉल आर विच इज अगेन 4r/3। यहां पर 4r/3 करता हूं और जहां तक साइन 90 की वैल्यू का सवाल है वो 1 हो गया है ना। तो फाइनली देखते हैं क्या मिलने वाला है हमें, है ना। तो देखिए 4 के रूट की वैल्यू 2 हो जाएगी, हमारे पास रूट के बाहर न्यूमेरेटर में 2 है एंड 4 के रूट की वैल्यू 2 आने वाली है ना। तो डिनोमिनेटर का मैं 4 का √2 और ये न्यूमेरेटर का 2 जो कि रूट के बाहर है आपस में कैंसिल हो गए। ये बात बिल्कुल समझी जा सकती है। नाउ इस m को मैं यहीं पे छोड़ देता हूं, इस कैपिटल M को मैं यहीं पे छोड़ देता हूं। अब अगर मैं इस r को रूट के अंदर लेके चले जाऊं तो अंदर जाके ये हो जाएगा r², रूट के अंदर r² हो जाएगा और नीचे का r है, एक r कैंसिल करूंगा तो रूट के अंदर gm के साथ एक r और मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं देखूं तो जो आप 3 देख रहे हो इस 3 को ऊपर चले जाना चाहिए, है ना। अगर मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करूंगा तो r/3 जो बचा है उसका रेसिप्रोकल करके 3 ऊपर चला जाना चाहिए। तो मैं ऊपर 3 ले लेता हूं डिवाइडेड बाय। नाउ अब बचा कौन? बचा ये 3 और 3 को भी अगर मैं रूट के अंदर शामिल करूं तो यहां पर मुझे 9 लिखना चाहिए। अब 3/9 की वैल्यू कितनी होगी? 3/9 की वैल्यू हो जाएगी 1/3। सो फाइनली m मल्टीप्लाइड बाय gmr अपॉन 3 मेरा आंसर आ रहा है। तो बोला है कि जो एंगुलर मोमेंटम थी वो इतनी थी। तो अब कंपेयर करके खुद बताओ कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो डेफिनेटली मैं x की वैल्यू 3 गेन कर पा रहा हूं, मेरे लिए x की वैल्यू 3 आ रही है और चेक कर लेते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सो यहाँ पर डेफिनेटली x की वैल्यू 3 गिवन है। 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है, जो बिल्कुल समझा जा सकता है ना, एकदम परफेक्ट आंसर है 3। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया है। अ सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल R around the earth. A second satellite is launched into an orbit of radius 1.03 r. The time period of revolution of the second satellite is larger than the first one approximately by, ठीक मैं आपको समझाता हूं। अगेन
दिस क्वेश्चन बिलोंग टू केपलर्स थर्ड लॉ। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि टाइम पीरियड एंड डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो हमको केपलर्स थर्ड लॉ से मिलता है। एंड केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। एक्चुअली यहाँ पर एक टर्म और यूज करते हैं हम, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस होता है। क्या होता है? एक्चुअली जो केपलर का लॉ है, उस केपलर के लॉ में हमने ये समझा हुआ है दैट प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ, है ना। पाथ जो होता है वो एलिप्टिकल होता है, और एलिप्टिकल पाथ के दौरान एक मेजर एक्सिस होती है और एक माइनर एक्सिस होती है। एक बड़ी एक्सिस होती है, एक छोटी एक्सिस होती है। तो जो बड़ी एक्सिस का हाफ होता है उसे हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। और बेसिकली केपलर ने अपने लॉ देने के दौरान ये कहा था द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। लेकिन अगर पाथ सर्कुलर हो तब उस केस में मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस सेम हो जाती हैं। इन दैट सिचुएशन इन दोनों की वैल्यू सेम होती है और इसे हम कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं हम? डायमीटर कहते हैं। एंड सेमी मेजर या सेमी माइनर जो होगा वो हो जाएगा डायमीटर का हाफ, जो कि कहलाएगा रेडियस, है ना। एलिप्स की एक स्पेशल केस होती है सर्कल। एलिप्स में दो एक्सिस होते हैं, मेजर एंड माइनर, है ना। एलिप्स कुछ इस तरह से दिखता है, इसमें एक मेजर एक्सिस होती है और एक माइनर होती है। सर्कल के केस में जो माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस होते हैं दोनों सेम वैल्यूज के होते हैं और इन्हें हम कहते हैं डायमीटर, हाफ को कहते हैं हम रेडियस। तो क्योंकि यहां पर हमारा पाथ सर्कुलर है तो डेफिनेटली जो हमारी सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू है वो रेडियस के ही इक्वल होगी, और इसलिए मैं यहां पर ये कह सकता हूं द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस। क्यूब ऑफ द रेडियस मैं बिल्कुल कह सकता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज सर्कुलर पाथ के लिए सेमी मेजर हो, क्योंकि सर्कल के लिए सेमी मेजर एक्सिस की जो वैल्यू है रेडियस की ही इक्वल होगी, है ना। तो बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। सो फाइनली मैं लिख सकता हूं t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इक्वल्स टू r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब, ऐसे बिल्कुल लिखा जा सकता है। बस इसे सॉल्व करना है हमें। तो यहां पर एक काम करते हैं, जो हमारी फर्स्ट सैटेलाइट है उसके टाइम पीरियड को मैं t1 ही रख देता हूं। सो t1 स्क्वायर, सेकेंड को t2 ही रहने देते हैं, t2 स्क्वायर इक्वल्स टू, नाउ फर्स्ट सैटेलाइट के लिए जो रेडियस थी हमारी ऑर्बिट की वो डायरेक्टली r गिवन है। सो r1 की जगह में आ जाएगा r क्यूब अपॉन, जहां तक r2 का सवाल है r2 की जगह में आ जाएगा 1.03 r, और यहां पर क्यूब मुझे करना चाहिए तो मैंने कर दिया। नाउ अब देखा जाए तो r क्यूब एंड r क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड फाइनली मेरे पास 1.03 टू द पावर 3 बचेगा डिनोमिनेटर में, जिसमें कोई दो राय नहीं। तो कहता है द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द सेकेंड सैटेलाइट इज लार्जर देन द फर्स्ट वन अप्रोक्सीमेटली बाय। ऑब्वियस बात है कि जो सेकेंड सैटेलाइट है उसकी रेडियस ज्यादा है, तो क्योंकि सेकेंड सैटेलाइट की रेडियस ज्यादा है तो उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होना चाहिए, बट बताना है कि कितना परसेंटेज ज्यादा है। ऑल राइट, तो देखिए आसान है, एक काम करते हैं इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल क्यों कर रहा हूं, इसका जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। एक बार रेसिप्रोकल करते हैं इसे, तो रेसिप्रोकल करने से क्या मिलेगा मुझे, t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर इक्वल्स टू। तो अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो r क्यूब तो कैंसिल हो गए थे, तो फाइनली मेरे पास था 1.03 टू द पावर 3। यहां तक तो समझना काफी आसान है। नाउ सुनना ध्यान से आप। अब मुझको t2/t1 की रिक्वायरमेंट है, क्यों है वो भी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो t2/t1 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, t2 अपॉन t1 के लिए मुझे दोनों साइड रूट करना पड़ेगा। तो अगर मैं LHS में रूट करूंगा तो t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर हो जाएगा t2/t1। अब क्योंकि रूट LHS में कर रहे हैं तो रूट को मुझे RHS में भी करना चाहिए, और उस हिसाब से मैं 1.03 को लिख सकता हूं 1 प्लस 0.03 टू द पावर 3। तो ऑलरेडी था, रूट में ले रहा हूं, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो ऑलरेडी पावर 3 था और उसमें पावर हाफ और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पावर कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 3/2। यस और नो, पावर हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, पावर का पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो पावर ऑलरेडी 3 था, रूट करने के दौरान पावर और हाफ बना, 3 इंटू हाफ की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। और यहां पर मैंने 1.03 को 1 प्लस 0.03 इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर मैं एक थ्योरम को यूज करने जा रहा हूं, और उस थ्योरम का नाम है बायनोमियल्स थ्योरम। क्या है, बायनोमियल्स थ्योरम। एंड बायनोमियल थ्योरम्स की मदद से
बायनोमियल थ्योरम की मदद से आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को काफ़ी क्विकली सॉल्व कर सकते हो। अभी बायनोमियल थ्योरम क्या है? बायनोमियल थ्योरम कहता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन की वैल्यू को हम, यहां पर माइनस भी आ सकता है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को हम 1 प्लस माइनस एन एक्स लिख सकते हैं इफ x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1। इसी थ्योरम को हम क्या कहते हैं? इसी थ्योरम को हम कहते हैं बायनोमियल थ्योरम। इस थ्योरम को हर कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। कब यूज कर सकते हैं? हम इस एक्सप्रेशन को तभी यूज कर सकते हैं जब x की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में काफी छोटी हो। काफी छोटी मतलब कितना? तो मैं कहता हूं अप टू 5%। मैक्सिमम अगर आप अपर लिमिट तक जाना चाहते हैं तो 5% तक ले सकते हैं, और 1 का जो 5% होता है वो होता है 0.05। मतलब अगर x की वैल्यू 0.05 से छोटी है तो आप बायनोमियल थ्योरम लगा लेना, उससे ज़्यादा है तो मत लगाना, है ना। एक मैंने आपको बाउंड्री बता दी कि x की वैल्यू 0.05 तक मेंटेन्ड हो तो आप लगा सकते हो, उसके ऊपर मत लगाना, फिर एरर आएगा, है ना। तो ये मेरा बायनोमियल थ्योरम है। बट 0.03 तो 5% से भी छोटा है ना। ये तो 3% है 1 का। तो क्योंकि ये 0.05 से छोटा है, मैं बिल्कुल बायनोमियल थ्योरम यूज करने की पोजीशन में हूं, और इसीलिए 1 प्लस एक्स टू द पावर एन को मैं 1 प्लस एन एक्स लिख सकता हूं। मतलब जो मेरा पावर होगा वो मैं यहां पर x के साथ मल्टीप्लाई करने वाला हूं, और मेरा x कितना हो जाएगा अगर मैं कंपेयर करूं तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरी 0.03। एंड फाइनली t2 अपॉन t1 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। मैंने x के साथ पावर n को मल्टीप्लाई कर दिया। ट्रू और नॉट? नाउ अब एक काम करते हैं, इस 1 को मैं LHS में ले लेता हूं। क्यों ले रहा हूं वो भी समझ में आएगा। 1 को अगर मैं LHS में ले लेता हूं तो क्या होगा, मुझे मिलेगा t2/t1 माइनस 1। अब अगर मैं LCM ले लूं तो LCM तो मेरा t1 होने वाला है, और मुझे न्यूमरेटर मिलेगा t2 माइनस t1, हाँ कि नहीं। 1 को LHS में ले लिया, LCM t1 ले लिया, t2 माइनस t1 मेरे को सॉल्व करने से मिल जाएगा। विल बी इक्वल टू, नाउ 0.03 इंटू 3 विल बिकम 0.09 अपॉन 2 करूंगा तो मुझे मिलेगा 0.045। यस और नो? अब क्या पूछा था देखो, मुझे पूछा था द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सेकेंड सैटेलाइट इज लार्जर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इज लार्जर देन द फर्स्ट वन अप्रोक्सीमेटली बाय। और यहां पर सारे आंसर्स आप देखो परसेंटेज में गिवन है। तो T1 मेरे फर्स्ट सैटेलाइट का टाइम पीरियड था, T2 मेरे सेकेंड सैटेलाइट का टाइम पीरियड है। तो सेकेंड सैटेलाइट का टाइम पीरियड फर्स्ट सैटेलाइट के टाइम पीरियड के कंपेयर में कितना लार्ज है, कितना ज्यादा है? तो डेफिनेटली T2 माइनस T1 है। तो यहां पर T2 माइनस T1 क्यों किया मैंने? क्योंकि कितना लार्जर है उसका परसेंटेज बताना था। तो जो फर्क है T1 एंड T2 के बीच का वो तो चाहिए था, बट परसेंटेज के लिए डेफिनेटली मुझको T1 की वैल्यू डिवाइड भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये बताना है कि फर्स्ट वन के कंपैरिजन में, फर्स्ट वन के रेस्पेक्ट में सेकेंड सैटेलाइट की टाइम पीरियड फर्स्ट के रेस्पेक्ट में कितनी ज़्यादा है। तो ज़्यादा कितनी है? ज़्यादा तो T2 माइनस T1 है, बट परसेंटेज फाइंड करने के लिए, फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमको T1 को डिवाइड करना पड़ेगा, जो मैंने कर दिया। अब क्योंकि आंसर यहां पर परसेंटेज में है, तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए मुझे 100 भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों साइड 100 मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा परसेंटेज इंक्रीमेंट जो भी लार्जर होगा, और उस हिसाब से अगर मैं यहां पर इंटू 100 कर दूं तो 0.045 मल्टीप्लाइड बाय 100 विल बिकम 4.5%। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं बिल्कुल ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगा, एंड ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। परसेंटेज के लिए बस 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप करेंगे तो आपको आंसर ऑप्शन 2 मिल रहा है। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं ना। तो आपको भी इस तरह से मैथमेटिक्स को समझना होगा, और इसीलिए मैंने इन स्टेप्स को फॉलो किया। मैंने यहाँ पर T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्यों किया था? ताकि मुझे T2 पहले मिल जाए। यहाँ पर आप देखिए मुझे T2 माइनस T1 मिला है, तो मुझको T1 के रेस्पेक्ट में T2 कितना ज़्यादा जानना था। बट मेरे पास शुरुआत में न्यूमरेटर में T1 थी, बट मैं चाहता कौन था शुरुआत में न्यूमरेटर में? T2, इसके लिए रेसिप्रोकल किया। तो अब जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको दिखने लगता है कि आप किस तरह से मैथमेटिकली इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे कि आपको वो आंसर मिलेगा जो आपसे जनरली पूछा गया होता है ना। तो थोड़ा सा स्किल की बात है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है, आसान होता है। आप बिल्कुल मेहनत करेंगे तो आपको कमांड मिल जाएगी। मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जनवरी 2025 के सेकेंड शिफ्ट से है, एंड क्वेश्चन कहता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g।
acceleration due to gravity on the surface of earth is g if the diameter of earth is reduced to 1/3 of its original value and mass remains unchanged, then the acceleration due to gravity on the surface of earth is all right मैं आपको समझाता हूं. देखिए, कहता है कि अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वो तो जी है. अब अगर मास को बिना चेंज किए मान लेते कुछ ऐसा हो जाए कि अर्थ का जो डायमीटर है वो रिड्यूस कर जाए टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मतलब अगर अभी रेडियस की वैल्यू आर है तो रेडियस कितना हो जाए, r/3 हो जाए. अगर डायमीटर 1/3 होगा तो रेडियस भी तो 1/3 होगा, बिकॉज डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस. तो अगर आप डायमीटर को 1/3 करते हैं तो रेडियस को भी आपको डेफिनेटली यहाँ पर 1/3 करना होगा और मास को नहीं बदलना है. तो जो न्यू अर्थ बनेगी उस न्यू अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस सरफेस पे कितनी होगी, जो हमको समझने की जरूरत है. तो देखिए, ये फिलहाल मेरी अर्थ है, इसका मास m है, इसकी रेडियस r है. परफेक्ट. जो पहली सिचुएशन में उसकी बात कर रहा हूं ना. आपको बिल्कुल पता होना चाहिए दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट इज गिवन बाय gravitational constant g multiplied by mass of the planet divided by radius का स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ द रेडियस. ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट, जो आपको बिल्कुल समझने की जरूरत है. और ये फिलहाल हमारी वैल्यू है भी. अब सेकेंड सिचुएशन में क्या किया, अर्थ सेम टू सेम है, मतलब मास यहां पर बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन जो रेडियस थी जो पहले r थी वो कितनी हो गई, वो हो गई r/3. तो अब इस अर्थ के लिए इस प्लैनेट के लिए सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो फाइंड कर लेते हैं. तो फॉर्मूला तो अभी भी मैं सेम ही यूज करने वाला हूं, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की न्यू वैल्यू को मैं g' मान लेता हूं. फॉर्मूला सेम लगेगा, बट हमको न्यू केस के लिए जो वैल्यूज हमने यहाँ पर देखी है या जो हमें मिली है, हमें वो वैल्यूज यूज करनी पड़ेंगी. तो g सेम टू सेम, मास तो बदला नहीं. जहां तक r का सवाल है, पहले रेडियस r थी, अब रेडियस r/3, तो r/3 का स्क्वायर कर दूंगा तो हो जाएगा r²/9. नेक्स्ट स्टेप में 9 ऊपर चला जाएगा, बट gm/r², तो मेरी शुरुआत की सिचुएशन के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू थी, तो इट विल बिकम 9 टाइम्स ऑफ g. और इसलिए हमें क्या पूछा था, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज 9g. ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 9 है. एकदम आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल किया जा सकता है. आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट में आया है. क्वेश्चन है, अर्थ हैज मास 8 टाइम्स एंड रेडियस 2 टाइम्स दैट ऑफ अ प्लैनेट. इफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, the escape velocity in kilometer per second from the planet will be, again a very easy question. आपको escape velocity का फॉर्मूला बिल्कुल पता होना चाहिए. escape velocity क्या होती है, escape velocity वो वेलोसिटी होती है या वो स्पीड होती है जिस स्पीड से अगर हम एक बॉडी को थ्रो करें किसी भी प्लैनेट से, तब वो उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाए, उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाए, वो कभी न लौट पाए, वो कभी वापस ना आए, है ना. तो अगर आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि वो नीचे की तरफ आती है. जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो उसकी हाइट बढ़ती है बट फिर भी लौट आती है. फिर हमने क्या किया, पूरा दम लगा करके फेंका तो देखा कि बॉडी तो और ऊपर गई बट फिर लौट आई. ये चीज चलती रहती है. लेकिन अगर आप स्पीड बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी मिनिमम स्पीड है जिस स्पीड से फेंकने के बाद बॉडी वापस कभी लौटेगी नहीं और उसी स्पीड को हम कहते हैं एस्केप स्पीड और एस्केप वेलोसिटी. और इसे फाइंड करने का फॉर्मूला बिल्कुल आप याद रखिएगा. एस्केप वेलोसिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है √2gm/r, जहां पर m उस प्लैनेट का मास है जिस प्लैनेट के सरफेस से आप थ्रो कर रहे हो, r उस प्लैनेट की रेडियस है जिस प्लैनेट से आप थ्रो कर रहे हैं. और ये हमारा फॉर्मूला है एस्केप वेलोसिटी को फाइंड करने का. तो कहता है कि अर्थ का मास एक पर्टिकुलर प्लैनेट के रेस्पेक्ट में, जो अर्थ का जो मास है वो 8 टाइम्स है एंड रेडियस 2 टाइम्स है. ठीक, आगे मैं बात करता हूं प्लैनेट के लिए, क्योंकि शुरुआत में जानकारी, क्योंकि प्लैनेट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमको अर्थ के मास और रेडियस की वैल्यू गिवन है, तो मैं पहले प्लैनेट की बात करता हूं. तो एस्केप वेलोसिटी फॉर द गिवन प्लैनेट इज हाउ मच, तो क्या हो जाएगा, √2
जी, उस प्लैनेट के मास को मैं m मान लेता हूं और उस प्लैनेट की रेडियस को मैं r मान लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यही vp प्लैनेट के लिए जो भी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होगी हमें बतानी है। अब मैं बात करता हूं अर्थ के लिए, तो अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू हमें गिवन है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड में गिवन है। किलोमीटर पर सेकेंड में ही आंसर देना है, तो यूनिट्स क्योंकि हमारी अल्टीमेटली यूज होनी है तो इसको हमको SI में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किलोमीटर को मीटर में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इक्वल्स टू अंडर रूट 2 सेम टू सेम जी सेम टू सेम। बट कहता है कि अर्थ का जो मास है गिवन प्लैनेट के कंपेयर में कितना टाइम्स है, 8 टाइम्स है, तो अर्थ के लिए यहाँ पर 8m लिखना चाहिए। एंड रेडियस अर्थ की उस प्लैनेट के रेस्पेक्ट में ट्वाइस है, तो यहाँ पर 2r लिखना चाहिए। अब आप अगर देखेंगे ऊपर 8 और यहाँ पर नीचे 2 है, सो 8/2 को 4 लिख सकता हूँ एंड 4 के रूट की वैल्यू हो जाएगी 2। अब क्या बचा, अंडर रूट 2gm/r बचा। ये जो आप रूट के अंदर की क्वांटिटी देख रहे हैं, जो रूट के साथ क्वांटिटी को देख रहे हो, यही तो मेरी उस प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है। तो इंप्लाइज इट मैं लिख सकता हूँ इट इज 11.2 टाइम्स ऑफ इट इज 11.2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर द गिवन प्लैनेट। तो अगर एस्केप वेलोसिटी उस प्लैनेट के लिए फाइंड करना है तो मुझको 11.2 से 2 को डिवाइड करना होगा, विच विल बी इक्वल टू 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं 5.6 के साथ जाऊंगा। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। देखिए यहाँ पर मैंने 8/2 की वैल्यू को 4 लिया, 4 के रूट को मैंने 2 बाहर कर दिया है ना, ये मैंने अपने तरीके से सॉल्व किया। आप चाहते तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड करने से आपके जो भी अननोन्स हैं वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे और तब भी आपको आंसर मिल सकता है। तो आप किस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, किस तरह से इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है आपके ऊपर है। आप एलिमिनेट करना चाहते हो, सब्सटीट्यूट करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने एक पर्टिकुलर वे में सॉल्व किया, आपको ऐसे नहीं किसी वे में सॉल्व करना है, आप सॉल्व करना अपने तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जनरली मुझे एलिमिनेट करना ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि उसमें थोड़ा समय बचता है ना। आप सब्सटीट्यूट कर लो, एलिमिनेट कर लो, जैसा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सॉल्व करना आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट जो वे है आगे बढ़ने का वो ऐसा है। तो इसी के साथ हमारे 6 सवाल कंप्लीट हुए, टोटल 8 आए थे। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन 29 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट में आया है। क्वेश्चन कहता है 3 इक्वल मासेस M are kept at vertices A, B, C of an equilateral triangle of side A in free space. At t equal to 0, they are given an initial velocity VA equal to V0 AC, VB equals to V0 BA, and VC equals to V0 CB. Here, AC, BA, and CB are unit vectors along the edges of the triangle. If the three masses interact gravitationally, then the magnitude of net angular momentum of the satellite net angular momentum of the system at the point of collision is। ऑल राइट, मैं आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना समझते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है, एक मज़ेदार सवाल है, थोड़ा लेंदी भी है, बट ठीक है। मतलब डेफिनेटली क्वेश्चन का साइज काफ़ी बड़ा है और मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी डिटेल में सिखा रहा हूँ। आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स में 3 मासेस को रख दिया गया जिनके मासेस की वैल्यू m है। जो हमारा पार्टिकल पॉइंट ए पे था उसको एक वेलोसिटी गिवन थी, कितनी, va, जिसकी वैल्यू v0 है बट डायरेक्शन ए सी है। मतलब ए से लेके सी की तरफ हमारा जो पार्टिकल पॉइंट ए पे था वो मूव किया। जो पार्टिकल बी है उसको वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड गिवन थी वो भी v0 थी बट डायरेक्शन बी से लेके ए की तरफ था। तो डेफिनेटली बी से ए की तरफ उस पार्टिकल को थ्रो किया गया जिस पार्टिकल को हमने पॉइंट बी पे रखा था। एंड सिमिलरली जो हमारा सी पे रखा हुआ पार्टिकल उसके पास v0 अमाउंट की स्पीड है, डायरेक्शन सी से लेके बी की तरफ है। ऑल राइट, तो इस तरह से हमने तीनों पार्टिकल्स को मूव करवा दिया विथ स्पीड v0, डायरेक्शन वेलोसिटी का हम देख पा रहे हैं जो भी हमको गिवन है। अब कहता है कि ये तीनों ग्रेविटेशनली इंटरेक्ट किए, इनके बीच में जो भी फोर्स है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और फाइनली हमें ये बताना है
कि व्हाट विल बी द नेट एंगुलर मोमेंटम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन। तो जब ये कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के दौरान हमको ये बताना है कि इनकी नेट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, सिस्टम की नेट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी हमें बताना है। और डेफिनेटली मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, सुनिएगा। तो देखिए बात ऐसी है कि यहाँ पर जो तीनों पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, और अगर हम देखें तो ये तीनों पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट में रोटेट भी कर रहे हैं, है ना। अगर मैं इस सिचुएशन को और डीपली विजुअलाइज करूं देन मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि तीनों पार्टिकल्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, है ना। यहां पर मैं मान लेते ट्रायंगल का सेंट्रोइड बना देता हूं और सेंट्रोइड को मैं पॉइंट ओ से शो कर देता हूं। तो जो पॉइंट ओ है हमारे, जो सेंट्रोइड है, उस सेंट्रोइड के अबाउट में हम इन तीनों पार्टिकल को रिवॉल्व करता हुआ विजुअलाइज कर सकते हैं। देखिए मैं समझाना ही चाह रहा हूं कि क्योंकि यहाँ पर तीनों पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। अब क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो डेफिनेटली किसी एक्सटर्नल फोर्स से डेवलप होने वाला टॉर्क भी नहीं है, और क्योंकि किसी एक्सटर्नल फोर्स से डेवलप होने वाला टॉर्क नहीं है, मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूँ कि एक्सटर्नल टॉर्क के एब्सेंस में सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगी, और इसी को ही तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अरे हमारे टोटल फिजिक्स में, हमारे नेचर के टोटल 4 फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉ हैं। कितने हैं? टोटल 4। कौन कौन? तो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकेंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, थर्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फोर्थ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, इसकी कंडीशन क्या है? एंगुलर मोमेंटम किसी सिस्टम का कब कंजर्व रहेगा? जब किसी एक्सटर्नल टॉर्क का अब्सेंस हो, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स से डेवलप होने वाला टॉर्क ना हो, तब उस दौरान उस सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहती है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सिचुएशन में भी इन तीनों पार्टिकल्स की सेंट्रोइड ओ के अबाउट में, मीन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ओ के अबाउट में जो एंगुलर मोमेंटम है, इनके आपस में कोलिजन होने के दौरान भी वही मेंटेन रहेगी, और अभी से लेकर के कोलिजन होने के बीच का जो समय है, उस समय में भी इस पूरे सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम उतनी ही होगी जितनी फिलहाल है। मतलब यहां पर हमें बोला क्या था? देखिए सवाल थोड़ा घुमा के पूछा था, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन। बोला था जहां पर वो कोलाइड करेंगे वहां पर बताओ। तो भैया मैं ये कहना चाहता हूं कि कोलिजन के समय में जो इस सिस्टम के नेट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू थी, वो वैल्यू अभी भी वही ही होगी। मतलब इस इंस्टेंट से लेकर के कोलिजन होने तक हर मोमेंट पे इस सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और इसीलिए आपको कोलिजन करवाने की जरूरत नहीं है। आप इसी सिचुएशन को एनालिसिस करके, इसी सिचुएशन के लिए आप सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम को फाइंड कर लो, वही आंसर आपका करेक्ट होगा। और उसी को सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूं। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अगले पेज में समझाता हूं। देखिए तो ये मेरा ड्राइंग था, तीनों पार्टिकल का मास m है। पार्टिकल जो पॉइंट ए पे था उसको ए से सी की तरफ थ्रो किया गया, जो सी पे था उसको सी से बी की तरफ थ्रो किया गया, और जो बी पे था वो बी से ए की तरफ थ्रो किया गया था। और तीनों की जो थ्रो करने की स्पीड थी वो v0 थी। नाउ और ये तीनों की तीनों पार्टिकल्स, क्योंकि यहाँ पर मैं एक सिमेट्रिक सिचुएशन एनालिसिस करूंगा, एक सिमेट्रिक सिचुएशन में देख पा रहा हूँ, तो अगर मैं डिफाइन करूंगा कि कहाँ पर वो कोलाइड करेंगे, कहाँ पर उनका कोलिजन होगा, तो ऑब्वियस बात है ना, इस ट्रायंगल के एकदम बीचों बीच उनका कोलिजन होना चाहिए। एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एकदम बीचों बीच वाला पॉइंट है, वही ट्रायंगल का कहलाता है सेंट्रॉइड, है ना। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं अल्टीमेटली जहां कोलाइड करेंगे वो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ही होगा, इस ट्रायंगल का सेंटर ही होगा। और इसीलिए मैं कह रहा था कि इन तीनों पार्टिकल्स के रेवोल्यूशन के दौरान जो मेरा एक्सिस होगा उसको मुझे सेंट्रोइड से ही पास करवाना चाहिए। मतलब जो मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो पॉइंट ओ से पास कर रही है, और ट्रायंगल के प्लेन के क्या होगी? ट्रायंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो बेसिकली अगर आपसे ये पूछा जाता कि तीनों पार्टिकल्स अल्टीमेटली कहाँ पर कोलाइड करेंगे, तो डेफिनेटली क्योंकि तीनों का मास सेम, तीनों की स्पीड सेम,
तीनों ट्रायंगल के साइड के अलोंग मूव करवाए गए थे, तो ऑब्वियस बात है कि जो कोलिजन होगा वो तो अल्टीमेटली सेंटर पे होना चाहिए था, और ट्रायंगल का सेंटर यहाँ पर कौन है, हमारा सेंट्रोइड है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि तीनों पार्टिकल्स का जो रेवोल्यूशन है, जो फाइनली मूवमेंट है, इट इज अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। और इसीलिए पॉइंट ओ के अबाउट में, या फिर पॉइंट ओ से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट में सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। जो वैल्यू फिलहाल है वही कोलिजन के दौरान भी होगी, और थ्रू आउट द मोशन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगी। तो मैं यहां पर बात लिख देना चाहूंगा, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट ओ के अबाउट में कंजर्व्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एंगुलर मोमेंटम एक पार्टिकल का मैंने ऑलरेडी आपको निकालना सिखाया। क्या सिखाया मैंने, L इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। बात अच्छे से हम जानते हैं, मैंने आप लोग को कहा था कि किसी पार्टिकल का, एक सिस्टम में किसी अगर पार्टिकल की अगर आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं तो आपको आर क्रॉस पी करना होगा। आर क्या बताया था मैंने, आर मैंने बताया था पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के लिए ऑरिजिन कहाँ लेने को कहा था, पोजीशन वेक्टर के लिए मैंने ऑरिजिन लेने को कहा था ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर होगी, डेफिनेटली सेंट्रोइड ओ पे होगी। और इसीलिए ओ के रेस्पेक्ट में मुझको पार्टिकल ए, पार्टिकल सी, पार्टिकल बी, तीनों की पोजीशन वेक्टर जो होगी वो हमारी आर होगी। और क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन सिमेट्रिक है, तीनों पार्टिकल के लिए एक ही सिचुएशन है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि किसी एक पार्टिकल के लिए जो भी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी, बाकी दो पार्टिकल्स के लिए भी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू सेम ही होगी। और सबके लिए अगर मैं आर क्रॉस पी का डायरेक्शन फाइंड करूंगा तो सेम ही आने वाला है, मैं दिखाऊंगा आपको। एंड फाइनली किसी एक पार्टिकल के लिए आप एंगुलर मोमेंटम निकालो, उसको मल्टीप्लाई 3 से कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं पार्टिकल सी पे इंटरेस्ट लेता हूँ और सी के लिए मैं आर क्रॉस पी करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझको इस पार्टिकल सी के लिए, पॉइंट सी के लिए पोजिशन वेक्टर आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो मुझे आर फाइंड करना है, तो एक काम करते हैं, आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करवाता हूं। एक काम करो, पॉइंट ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, अब बेस सी बी पे है ना। तो यहां से लेकर के इस पॉइंट तक, इस पॉइंट का नाम मैं डी रख देता हूं, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इस पॉइंट का नाम मैं डी रख देता हूं। तो सी से लेकर के डी तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो क्योंकि ट्राइंगल के साइड की लेंथ ए है, तो मिड पॉइंट से पॉइंट सी की दूरी ऑब्वियसली क्या हो जानी चाहिए, इट विल बी a/2। और ये जो ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के लिए ये जो एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये एंगल कितना होना चाहिए, तो क्योंकि ये टोटल एंगल 60 डिग्री है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है भैया, है ना, हर एंगल 60 होगा। तो क्योंकि O से लेकर C तक की लाइन हमारी इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, फ्रॉम सिमेट्री दिस एंगल हैज टू बी व्हाट, 30 डिग्री, यस और नो। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं C से लेकर के D तक की लेंथ हमारी कितनी हो गई, तो C से लेकर के D, मैं CD लिख देता हूं, एक काम करते हैं, CD अपॉन CO अगर मैं करूं तो डेफिनेटली इस ट्रायंगल के लिए CD मेरा बेस का काम करेगा, CO मेरा हाइपोटेनियस का काम करेगा, एंड बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos थीटा होता है, तो यहाँ पर मुझे cos 30 ले लेना चाहिए। तो C से लेके D तक की जो दूरी है ये है हमारी a/2, C से लेके O तक की दूरी को ही मैं R कह रहा हूँ, इक्वल्स टू cos 30 विच इज √3/2, 2 and 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड फाइनली जो मेरी R की वैल्यू आने वाली है इट विल बी इक्वल टू a/√3। तो मुझको पोजीशन वेक्टर R की वैल्यू तो मिल गई भैया, है ना। अब बात मोमेंटम P की करते हैं, तो जो मोमेंटम P है मेरा, मोमेंटम P होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास m है पार्टिकल्स का, वेलोसिटी की वैल्यू v0 हमें मालूम है ना। और अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो डेफिनेटली इसे मैं ऐसा भी तो लिख सकता था, इंप्लाइज दैट L इक्वल्स टू RP sin थीटा। अब मुझे थीटा की वैल्यू यहां पर देखनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा पार्टिकल के पोजीशन की तरफ होती है। तो जो पोजीशन वेक्टर है हमारी पार्टिकल C का, वो O से लेकर C की तरफ होगा। कहां से कहां की तरफ होगा, O से लेकर के C की तरफ होगा, O से लेकर C की तरफ ये मेरी पोजीशन वेक्टर R आ जाएगी। बार बार मैं कह रहा हूं, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से अवे होगा, पार्टिकल की तरफ होगा। तो ये मेरे R का डायरेक्शन है। अब पॉइंट C पे रखा हुआ पार्टिकल को मूव किस तरफ करवाया था, करवाया गया था C से लेके B की तरफ। तो जो पॉइंट C पे रखा हुआ पार्टिकल की जो मोमेंटम है वो ऑब्वियसली
सी से लेकर के बी की तरफ है तो ये मोमेंटम पी का डायरेक्शन है, ये पोजीशन वेक्टर आर का डायरेक्शन है, और इनके बीच का तो ये एंगल हो जाएगा फिर, है ना, यही तो एंगल होना चाहिए। तो ये हमारा जो एंगल आप देख रहे हैं दिस विल बिकम थीटा। अब क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन एक तरफ टोटल एंगल कितना सबटेंड करती है, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, यस और नो। तो ये टोटल एंगल 180 है, तो अगर मैं 180 में 30 डिग्री को माइनस कर दूं तो बचेगा कितना, तो अगर 180 से मैं 30 माइनस कर दूं तो बचेगा 150, एंड इसीलिए मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूं कि हमारे इस सिचुएशन के लिए जो थीटा है इट हैज टू बी 150 डिग्री। देखिए मैंने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान, आंसर फाइंड करने के दौरान मैंने कोर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, मैंने वही कोर कॉन्सेप्ट यूज किए जो मैंने आपको पहले सवाल को सॉल्व करने के दौरान समझाया था। हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स को वेरी नहीं करते, हम एक ही कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो नेचर का बिहेवियर है उसको आपको फॉलो करना होगा, और इसके लिए आप अगर एक नया सवाल अटेम्प्ट करते भी हैं तो जो आपका कोर कॉन्सेप्ट है वो नहीं बदलेगा। तो जो मेरा कोर कॉन्सेप्ट था कि L इक्वल्स टू आर क्रॉस पी होगा, आर हमारी पार्टिकल की पोजिशन वेक्टर होगी, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगा, पार्टिकल की तरफ होगा, है ना, और पोजीशन वेक्टर के लिए ओरिजिन कहां पर लेंगे, तो मैंने कहा था एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लेंगे। तो सारी बातें यहां पर अभी भी एप्लीकेबल है, एंड आर एंड पी के बीच का एंगल थीटा होगा, तो आर मेरा इस तरफ है, पी मेरा राइटवर्ड है, तो इनके बीच का एंगल ये थीटा होगा। तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ओ से लेकर सी तक की जो लाइन आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन ने एक तरफ टोटल 180 डिग्री एंगल मेंटेन किया होगा, और क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री आप देख पा रहे हैं, तो रिमेनिंग एंगल ये जो आप देखेंगे इट विल बी 180 माइनस 30, दैट इज 150 डिग्री। सो फाइनली अपन L की वैल्यू फाइंड करते हैं जो पार्टिकल C है या C पे है उसके लिए, तो मैं यहाँ पे LC कर देता हूं। तो R की जगह में कितना लिखूंगा, आई विल राइट A अपॉन √3, P की जगह पे लिखूंगा mv0, जहां तक थीटा का सवाल है थीटा की जगह में आ जाएगा 150, और मैं आपको बता दूं साइन 150 की वैल्यू साइन 30 ही होती है ना, एंड साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज 1/2, तो यहां पर डेफिनेटली मुझे 1/2 लिख देना चाहिए। साइन 150 साइन 30 होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और डेफिनेटली साइन 150 साइन 30, इतना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अपने को पता होता है। तो ये किसका एंगुलर मोमेंटम आया, जो पार्टिकल पॉइंट सी पे था, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए एंड एट बी। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो आर क्रॉस पी का डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो आर क्रॉस पी का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने कहा था कि यह हम जानते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट के दौरान जो फर्स्ट वेक्टर होगी, जैसे यहां पर आर है, तो आर की तरफ अपने राइट हैंड को, कौन सा हैंड को, राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच करना, एंड सेकेंड की तरफ टर्न कर देना। फर्स्ट जो होगा ए क्रॉस बी, अगर आप मान लो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, पहला वेक्टर मान लो ए है, सेकेंड बी है, तो ए की तरफ अपने राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच करो, बी की तरफ टर्न करो, थंब से आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन मिलेगा। सिमिलरली आर क्रॉस पी के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए या फिर एल के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आर की तरफ राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच करेंगे, पी की तरफ टर्न करेंगे। तो आर की तरफ स्ट्रेच करो, तो मैंने आर की तरफ स्ट्रेच किया, पी इस तरफ है, इधर आर है, इधर पी है, आर पी, तो आर की तरफ स्ट्रेच किया, पी की तरफ टर्न किया, तो थंब आप लोग की तरफ आ रहा है, मतलब एल आप लोग की तरफ है। अब अगर मैं इस बी पे रखे हुए पार्टिकल की बात करूं, तो इसके लिए आर की वैल्यू इधर आएगी, पोजीशन वेक्टर आएगा इस तरफ और पी आएगा इस तरफ, है ना, तो अगेन आर क्रॉस पी थंब बाहर की तरफ ही आएगा। अब अगर ए पे रखे हुए पार्टिकल की बात करूं, तो इसकी पोजीशन वेक्टर आएगी ऊपर की तरफ और मोमेंटम है ए से सी की तरफ, तो अगेन आर क्रॉस पी करूंगा तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है। मतलब तीनों पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम है, तो इसके लिए नेट एंगुलर मोमेंटम जो होगी वो इस वैल्यू का 3 टाइम्स हो जाएगी। तो मुझे लिखना चाहिए 3 टाइम्स ऑफ AMV0 अपॉन 2√3, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये मैंने तब फाइंड किया जिस मोमेंट के लिए मुझको सिचुएशन गिवन थी, और यही एंगुलर मोमेंटम तब भी होगी जब वो कोलाइड कर रहे होंगे एट पॉइंट O, दैट इज द सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सो यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देख लेते हैं, आप आंसर यहां पर देख लीजिए क्या है, और हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो यहां पर एक काम करते हैं, हम ऊपर 3 और नीचे √3 है, तो √3 और 3 को रिड्यूस करूं तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ MV0A अपॉन 2। अब चेक करिए, √3 टाइम्स ऑफ MV0A अपॉन 2,
ऑप्शन 3 के साथ जाऊंगा एंड ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है, विदाउट अ डाउट एकदम परफेक्ट आंसर है ना, यही इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। और मैं समझता हूँ ये 7th क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आखिरी सवाल बचा है और मैंने कहा था 8 क्वेश्चंस थे और 7 मैंने कंप्लीट किए। 8वें सवाल की तरफ चलते हैं, फाइनली इस क्लास को एंड करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 29 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट से है एंड क्वेश्चन कह रहा है 2 planets A and B are orbiting a common star in circular orbits of radii RA and RB respectively with RB equals to twice of RA. The planet B is 4√2 times more massive than planet A. The ratio LB upon LA of angular momentum LB of planet B to that of planet A LA is closest to integer. Again a numerical type question और इसे सॉल्व करके हमें बताना है। तो देखिए हमें कह रहा है कि 2 प्लैनेट्स हैं A एंड B और एक कॉमन स्टार के अराउंड में वो घूम रहे हैं और प्लैनेट B की जो ऑर्बिट की रेडियस है वो प्लैनेट A के ऑर्बिट की रेडियस का ट्वाइस है। मास देखा जाए प्लैनेट B की A के कंपेयर में 4√2 टाइम्स ज़्यादा है। तो कह रहा है कि उनके एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा। तो देखिए मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ कि जैसे मान लेते हैं सिचुएशन ऐसी है कि मान लेते ये हमारा स्टार है, दिस इज द स्टार सपोज, इसके चारों तरफ दोनों प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये मान लो एक प्लैनेट का ऑर्बिट है और ये मान लेते सेकेंड प्लैनेट की ऑर्बिट है ना, दोनों कॉमन स्टार के चारों तरफ घूम रहे हैं। कहता है कि प्लैनेट बी की रेडियस प्लैनेट ए के कंपैरिजन में प्लैनेट बी के ऑर्बिट की रेडियस प्लैनेट ए के ऑर्बिट की रेडियस का ट्वाइस है। आर ए एंड आर बी ऑर्बिट की रेडियस है, प्लैनेट की रेडियस नहीं है ना, समझने की जरूरत है। तो क्योंकि यहाँ पर प्लैनेट बी के ऑर्बिट की रेडियस ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो हमारी सेकेंड ऑर्बिट है ये डेफिनेटली प्लैनेट बी की रही होगी और इनर ऑर्बिट हमारी प्लैनेट ए की रही होगी। और यहाँ पर प्लैनेट ए के ऑर्बिट की रेडियस हमें गिवन है आर ए एंड प्लैनेट बी के ऑर्बिट की रेडियस हमें गिवन है आर बी सच दैट आर बी इज ट्वाइस ऑफ आर ए। और कहता है कि जो प्लैनेट बी है वो प्लैनेट ए के कंपेयर में 4√2 टाइम्स ज़्यादा मासिव भी है। अच्छा, अब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी कहा हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है और इसे फाइंड करने का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी। और हम ये भी जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आर पी साइन थीटा। बिल्कुल एकदम कई बार हमने इस फॉर्मूले को यूज किया। फिर से आर क्या है, आर है पोजीशन वेक्टर किसकी, जिसकी एंगुलर मोमेंटम हमें फाइंड करनी है। तो हमें किसकी एंगुलर मोमेंटम फाइंड करनी है, हमें प्लैनेट ए एंड बी के एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करना है। तो ऑब्वियस बात है आर एक एक करके इन दोनों ही प्लैनेट्स की पोजीशन वेक्टर होगी, है ना। अगर मैं प्लैनेट ए की एंगुलर मोमेंटम फाइंड करता हूं तो आर प्लैनेट ए की पोजीशन वेक्टर होगी। अगर मैं बी की एंगुलर मोमेंटम फाइंड करता हूं तो आर प्लैनेट बी की पोजीशन वेक्टर होगी। फिर से पोजीशन वेक्टर का ओरिजिन कहां पर लेते हैं, तो मैंने कहा था एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो ऑब्वियस बात है क्योंकि दोनों ही प्लैनेट्स एक स्टार के चारों तरफ घूम रहे हैं तो डेफिनेटली जो स्टार का सेंटर होगा वही तो इनके एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जो इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वो डेफिनेटली स्टार के सेंटर से ही तो पास होगी। और इसीलिए जो स्टार का आप सेंटर देख पा रहे हैं इट इज नथिंग बट द ओरिजिन ओ ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके लिए मैं इन दोनों प्लैनेट्स की पोजीशन वेक्टर आर को फाइंड करूंगा, है ना। मेरी बात समझे, बात मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं। आर पोजीशन वेक्टर होती है, इसके लिए एक ओरिजिन चाहिए। ओरिजिन को कहाँ लेना होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लेना होता है। और इन दोनों प्लैनेट्स की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो स्टार के सेंटर पे ही आएगी और कहीं नहीं आ सकती, सेंटर के अबाउट में घूम रही होगी। नाउ पी लीनियर मोमेंटम होती है। नाउ थीटा क्या होता है, आर एंड पी के बीच का एंगल होता है। तो क्योंकि यहाँ पर जो पाथ है वो सर्कुलर है, पाथ कैसा है, सर्कुलर है। तो देखो समझाने के लिए, जैसे मान लिया जाए ये हमारी सर्कुलर ऑर्बिट है और बीचों बीच हमारे स्टार है, ये हमारे स्टार है सपोज। तो जो प्लैनेट है, मान लो ए की बात कर लो, बी की बात कर लो, अगर मान लो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ये, तो क्लॉकवाइज घूमने के दौरान इस पॉइंट पे जो मोमेंटम होगी, जो वेलोसिटी होगी, वो तो टेंजेंट के अलोंग होगी, कर्व्ड पाथ के अलोंग। अगर कोई बॉडी कर्व्ड पाथ के अलोंग मूव करे
तो कर्व्ड पाथ के अलॉन्ग घूमने के दौरान वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग लेते हैं, तो इस पॉइंट पे ये हमारी टेंजेंट है, तो इस तरफ हमारी मोमेंटम p होनी चाहिए। पोजीशन वेक्टर के लिए ओरिजिन हमने लिया था एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, और उसके रेस्पेक्ट में प्लैनेट की जो पोजीशन वेक्टर थी वो r थी। तो r एंड p के बीच का अगर आप एंगल देखो तो एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। तो इसके लिए यहाँ पे 90 डिग्री है और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बिकम 1। तो फाइनली अगर मैं l की वैल्यू की बात करूं तो r, अगर मैं प्लैनेट a के लिए बात करूं तो प्लैनेट a के लिए एंगुलर मोमेंटम हो जाएगी रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट a इनटू मास ऑफ प्लैनेट a, करेक्ट, इनटू मोमेंटम फाइंड करने के लिए मुझको मास इनटू वेलोसिटी करना पड़ेगा, इनटू वेलोसिटी ऑफ और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट ए। और जहां तक थीटा का सवाल है, थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली 90 डिग्री है। तो इस फॉर्मूले से मुझको डेफिनेटली प्लैनेट ए की एंगुलर मोमेंटम मिल गई। सिमिलरली अगर मैं प्लैनेट बी की बात करूं तो प्लैनेट बी के लिए एंगुलर मोमेंटम हो जाएगी रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट बी इनटू मास ऑफ प्लैनेट बी इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट बी इंटू अगेन साइन 90। तो मैं इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ और इस सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन 2 कह देता हूँ। तो क्योंकि मुझको एल बी अपॉन एल ए की रिक्वायरमेंट है तो मुझको इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 कर देना चाहिए। तो अगर मैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर दूँ, अगर मैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर दूँ तो मुझे एल एच एस में मिल जाएगा एल बी अपॉन एल ए, आर एच एस में साइन 90 1 हो चुके हैं। अब मुझे क्या मिलने वाला है देखिएगा, मुझे मिलने वाला है आर बी एम बी वी बी डिवाइडेड बाय आर ए एम ए वी ए। अब जो भी हमको डेटा गिवन था उस डेटा को हमें यूज करने की ज़रूरत है। तो कह रहा था कि प्लैनेट बी के ऑर्बिट के रेडियस ट्वाइस ऑफ आर ए है, तो आर बी की जगह में मुझे लिख देना चाहिए ट्वाइस ऑफ आर ए, आर बी की जगह में लिख देना चाहिए ट्वाइस ऑफ आर ए। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि प्लैनेट बी का जो मास है वो ए के मास के कंपेयर में 4√2 टाइम्स ज़्यादा है। तो प्लैनेट बी का मास हो जाएगा 4√2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्लैनेट ए मल्टीप्लाइड बाय। अब बात करते हैं हम प्लैनेट बी के ऑर्बिटल वेलोसिटी की। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए भी फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आप लोग को सिखाया हुआ है। ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था v ऑर्बिटल इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर। ये बात ऑलरेडी आपको समझाई गई थी कि यहाँ पर g क्या हो जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा मास ऑफ द स्टार। यहाँ पर जो आप कैपिटल M देख रहे हैं इट विल बी द मास ऑफ द स्टार, है ना। स्टार का मास यहाँ पर हमारा कैपिटल M होगा और r होती है ऑर्बिट की रेडियस। क्या होती है, ऑर्बिट की रेडियस। तो अगर मैं प्लैनेट बी के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अगर मैं यूज करूं या लिखूं, प्लैनेट बी के लिए अगर मैं उसके ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू लिखूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए, अंडर रूट जी एम अपॉन आर की जगह में आ जाएगा आर बी, है ना। आर की जगह में कौन आ जाएगा, आर बी आ जाएगा। एंड आर बी कितना है, इट इज ट्वाइस ऑफ आर ए है। तो यहां पर मैं डायरेक्टली ट्वाइस ऑफ आर ए भी लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए के लिए। तो ठीक है, आर ए की जगह में आर ए रहने देते, एम ए की जगह में एम ए रहने देते, और जहां तक प्लैनेट ए की ऑर्बिटल वेलोसिटी का सवाल है इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट ए। तो यहां तक की बात आपको समझने की जरूरत थी, यहां तक आप बिल्कुल समझ सकते हैं। अब जो जो क्वांटिटीज कैंसिल हो रही है, कैंसिल करते हैं तुरंत आंसर मिलेगा। देखिए आर ए कैंसिल, एम ए कैंसिल, रूट जी एम बाई आर ए कैंसिल, है ना। यहां तक आप बिल्कुल समझ सकते हैं। नाउ यहां पर √2 है और यहां पर न्यूमरेटर में √2 है, तो ये √2 और ये √2 भी आपस में कैंसिल। तो फाइनली मेरे पास बचने वाला है 2 × 4, एंड 2 × 4 की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 2 × 4 की वैल्यू यहां पर हो जाएगी डेफिनेटली 2 × 4 की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 8। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि दोनों प्लैनेट्स के लिए जो एंगुलर मोमेंटम का रेशियो होगा वो 8 होगा, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर 8 आना चाहिए, और 8 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। और मैं उम्मीद करता हूँ
कि इस सवाल को भी सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं गई होगी, आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, एकदम इजीली आप समझ गए होंगे। एक्चुअली आपको दोनों प्लैनेट के लिए एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन लिखना था, डिवाइड करना था। अब यहाँ पर रेडियस और मास की तो जानकारी हमें डायरेक्टली गिवन थी, ऑर्बिटल वेलोसिटी गिवन नहीं था, बट क्योंकि हमको ऑर्बिट की रेडियस मालूम थी तो हम डेफिनेटली इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने दोनों प्लैनेट की ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर लिखी और सॉल्व करते हैं हमें आंसर मिल गया। और मैं समझता हूँ कि ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है, आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। आप इस क्लास का भरपूर फायदा उठाएंगे और मैं बिल्कुल इस कोशिश में हूँ कि 23, 24, 25 एंड इवन 26 इन चारों सालों में जो भी हमारे दो अटेम्प्ट हुए हैं जेई मेन के खासकर, इनमें आने वाले या आए हुए हर सवाल को मैं चैप्टर वाइज आपके साथ डिस्कस करूं। और ये थोड़ा लेंदी या मतलब एक लॉन्ग टर्म गोल है, मतलब ये बहुत क्विकली तो नहीं हो सकता क्योंकि मुझको पीपीटीज बनानी है, मुझको हर सवाल को वेरीफाई करना है ना, और रिकॉर्ड करना है, फिर उसको सुनना है। मैं हर वीडियो को अपलोड करने के पहले एक बार खुद सुनता हूँ, फिर जाकर के मैं उसे अपलोड करता हूँ। तो एक लॉन्ग टर्म टास्क है, बट डेफिनेटली मैं अपने आप को लेकर के कमिटेड हूँ कि मैं इस काम को डेफिनेटली करूँगा। और मैं इन चारों सालों में 23, 24, 25 एंड 26 इन चारों सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जेई में, उसको सेशन में हम चैप्टर वाइज सेग्रीगेट करके डिस्कस करेंगे, जो मैं समझता हूँ कि आप सभी के लिए, इस कंट्री के हर एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेजर होगा, एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ होगी, जिसके थ्रू आप डेफिनेटली अपने आप के अंदर की हर कमियों को दूर कर पाएंगे, अपने आप को पूरी तरह से रिफाइन कर पाएंगे और हर वो चीज़ सीख पाएंगे जो आपको सीखने की ज़रूरत है ना। और आप डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेन के साथ आप एग्जाम देने के लिए उतरेंगे, ये मेरी बिल्कुल कोशिश रहेगी। और मैं इस कोशिश के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, बस करना है मुझे, और उसको लेकर के मैं आपको एश्योर भी करता हूँ। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।